हाय एवरीवन, वेलकम टू केयू सहायक। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का मेजर पेपर 1। ठीक है ना, हिंदी का मेजर पेपर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसका कि पेपर का नाम क्या है, आदिकाल से पूर्व मध्यकाल तक, हिंदी इतिहास आदिकाल से पूर्व मध्यकाल तक। ठीक है, ये आपका 4 यूनिट है। इसमें 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। मेजर पेपर आप लोग को मालूम ही होगा। 4 क्रेडिट इसमें आपको मिलेगा। 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। आप सबको मालूम ही होगा। ठीक है ना, इसमें 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से। उसके बाद दूसरा टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, साहित्य इतिहास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, साहित्य और इतिहास। तो साहित्य क्या है, मानव जीवन के विचारों, भावनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं का कलात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब। ठीक है ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ उदाहरण। ठीक है, उसके बाद इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो अर्थात क्या होगा, हिंदी साहित्य के विकास, प्रमुख कवियों, लेखकों, कृतियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो साहित्य इतिहास कहलाता है। सरल भाषा में अगर बात करें तो किसी भाषा के साहित्य के समय के अनुसार विकास और उसका इतिहास साहित्य इतिहास कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हिंदी साहित्य कब शुरू हुआ, किन कवियों ने क्या लिखा, किन काल में क्या रचनाएं हुई, इन सब का अध्ययन साहित्य इतिहास कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हिंदी साहित्य जो है वो लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कितना पुराना, 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना। इतने लंबे साहित्यिक विकास को समझने और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की इस निरंतर प्रक्रिया को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा कहा जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग समझ लिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा है क्या। जब विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साहित्य इतिहास लेखन। और जब समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इन सभी प्रयासों की जो श्रृंखला है उसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके प्रमुख जो इतिहासकार है जिन्होंने लिखा, जो विद्वान है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले विद्वान हुए वो कौन थे, ग्रसादातासी। ठीक है ना, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले जो प्रथम विद्वान माने जाते हैं ग्रसादातासी। ये कहाँ के विद्वान थे, फ्रांस के ये विद्वान थे, इतिहासकार थे, फ्रांस के थे ये। ठीक है ना, इनका जो ग्रंथ था, प्रमुख ग्रंथ क्या था, हिस्तेवार द ला लित्यार एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है ना, ये इनका प्रमुख ग्रंथ था। इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन 1839 से लेकर के 1871 तक हुआ। प्रथम भाग 1839 में आया, द्वितीय भाग इसका 1847 में आया। ठीक है, और तृतीय भाग इसका 1871 में आया। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है ना, विशेषताएं की बात करें तो इन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य दोनों का अध्ययन किया। ठीक है ना, मतलब उन्होंने केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि उर्दू साहित्य को भी समझने और लिखने का प्रयास किया। ठीक है, अनेक कवियों और लेखकों का परिचय दिया। कवियों और लेखकों का, जो विभिन्न कवि और लेखक, उनका जीवन तथा उनकी रचनाओं की भी जानकारी दी। ठीक है ना, यूरोप में हिंदी साहित्य की पहचान दिलाई। यूरोप में लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में बताया और जो पहचान दिलाई। साहित्यिक सामग्री का संग्रह किया। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट जो है छूट गया है लिखना, वो है कि वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सामग्री प्रस्तुत की। वर्णानुक्रम में सामग्री प्रस्तुत की मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप समझे तो वर्णानुक्रम क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि अगर कोई कवि पहले हुए या बाद में, उससे मतलब नहीं है इनका, इसलिए ये इनका कमियां में भी आया और इनका खूबी में भी आया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, जो विशेषताएं हैं उसमें भी आया और इनका कमियों में भी आया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने बताया। जैसे अगर कोई कवि का नाम पहले ए से आ रहा है, बाद में किसी कवि का नाम बी से आ रहा है, तो उससे मतलब नहीं है कि ये बी वाले पहले हुए कि ये ए वाले पहले हुए।
उससे मतलब नहीं, इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया। पहले ए वाले अगर नाम ए से है तो उनका उन्होंने पहले बताया उनके बारे में, ठीक है ना। अब कमियां क्या क्या थी? काल विभाजन नहीं था, मतलब जो साहित्य का जो अलग अलग युगों में जो बांटने का जो काम रामचंद्र शुक्ल ने किया वो इन्होंने नहीं किया था उस समय तक, ठीक है ना। मतलब काल का विभाजन नहीं किया था, जैसे आदि काल, भक्ति काल ऐसे करके बांटा नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था, ठीक है, मतलब तर्क, प्रमाण, व्यवस्थित जो विश्लेषण का जो होता है उनका ये अभाव था, उन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया था, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है? ग्रसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की नींव रखी। इसके बाद कौन विद्वान हुए? शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर, इनका जो ग्रंथ ग्रसा दत्तासी के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य शिव सिंह सेंगर ने किया। प्रमुख ग्रंथ क्या था? शिव सिंह सरोज। प्रमुख ग्रंथ क्या था शिव सिंह सेंगर का? शिव सिंह सरोज, ठीक है, जिसका कि प्रकाशन कब हुआ? 1883 में, ठीक है। विशेषताएं क्या थी? लगभग 1000 से अधिक कवियों का इसमें परिचय था। पहला बड़ा हिंदी का ये कवि कोश इन्होंने तैयार किया, ठीक है ना। ऐसा ग्रंथ जिसमें कवि कोश क्या था? ऐसा ग्रंथ जिसमें बहुत सारे कवियों की जानकारी एक जगह संग्रहित होती है, ठीक है ना। फिर कवियों का इन्होंने जीवन का भी परिचय दिया, साथ ही उनकी रचनाओं की भी जानकारी दी, और साथ ही ये भी बताया कि कवियों का जन्म स्थान क्या है और किस समय के वो कवि, तो उसका भी इन्होंने उल्लेख किया, मतलब कवि कहाँ पैदा हुए और किस समय में रहे ये भी उन्होंने बताया, ठीक है। और उनकी रचनाएं की तो जानकारी दी ही, और साथ साथ में उनके जीवन एवं कार्यों के बारे में भी बताया। हिंदी का एक महत्वपूर्ण कवि का कोश तैयार किया इन्होंने, ठीक है ना। कमियां क्या थी? केवल कवि परिचय, ठीक है ना, मतलब सिर्फ कवियों की जानकारी दी, गहराई से अध्ययन नहीं किए, ठीक है। साहित्य का गहरा विश्लेषण नहीं, ठीक है ना। केवल करीब जैसे कि मैंने कहा केवल कवि का परिचय था, ठीक है ना, विश्लेषण उतना ज्यादा नहीं था। काल विभाजन का अभाव था, काल विभाजन इन्होंने भी नहीं किया था। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य की सामग्री को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद कौन विद्वान हुए? जॉर्ज गियर्सन, ठीक है। इसके बाद जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अधिक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास जॉर्ज गियर्सन ने किया। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका कि प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन 1889 में हुआ, ठीक है, 1889 में हुआ। विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं इनका विशेषताएं की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य को काल विभाजन का प्रारंभिक प्रयास इन्होंने किया, ठीक है ना। पहली बार हिंदी साहित्य को कालों में बांटने का प्रयास इन्होंने किया, जो कि आगे चल करके, ठीक है, काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया। उसके बाद में साहित्यिक विकास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया, ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ साहित्य, इस समय के अनुसार इन्होंने समझाया। भाषा और साहित्य दोनों का अध्ययन किया, मतलब उन्होंने केवल कवियों और पुस्तकों को नहीं देखा बल्कि उनकी भाषा के विकास को भी समझा, ठीक है। उसके बाद कवियों का वर्गीकरण किया, मतलब अलग अलग श्रेणियां, कैटेगरीज में बांटा, जैसे भक्ति कवि, वीर कवि, श्रृंगार कवि आदि, ऐसे करके उन्होंने बांटा। ये जो है ग्रसा दत्तासी और रामचंद्र शुक्ल के बीच के महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। कौन? जॉर्ज गियर्सन, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल और ग्रसा दत्तासी के बीच के, ठीक है। अभी हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने महत्व क्या है? रामचंद्र शुक्ल के लिए आधार भूमि तैयार की, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की दिशा तैयार की और हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है? जॉर्ज गियर्सन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। उसके बाद कौन आए? उसके बाद जो विद्वान आए वो थे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु बेसिकली 3 भाई थे, ये लोग 3 भाई थे, ठीक है ना। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। गियर्सन के बाद मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को और समृद्ध बनाया, ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना, जिसका कि प्रकाशन कब हुआ? 1907 से लेकर के 1914 तक इनका प्रकाशन हुआ। विशेषताएं क्या क्या थी? 4 भागों में इसका प्रकाशित किया गया, ठीक है ना, 4 भागों में प्रकाशित किया गया। इन्होंने लगभग 4500 कवियों से 4500 से अधिक कवियों का परिचय दिया,
ठीक है। हिंदी साहित्य का एक विशाल कोश तैयार किया, ठीक है ना, बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया, हजारों कवियों का विवरण दिया इन्होंने, ठीक है ना, मतलब बड़ी संख्या में कवियों की जानकारी दी, उनकी जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में बताया, कवियों का वर्गीकरण भी किया, मतलब हिंदी साहित्य में बहुत हिंदी साहित्य से जुड़ी बहुत अधिक जानकारी एकत्रित की। अच्छा, ठीक है, विशाल साहित्यिक सामग्री का संग्रह किया, जैसे कि मैंने बताया, और कवियों का जीवन, उनकी रचनाओं दोनों को शामिल किया। अब कमियां क्या क्या आती है? इतिहास कम और कवि संग्रह ज्यादा था, ठीक है ना, इतिहास कम था और कवि संग्रह ज्यादा था, मतलब कि यह पुस्तक इतिहास से अधिक कवियों की जानकारी का संग्रह बन गई थी, ठीक है ना। जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इनका ग्रंथ का नाम क्या था बताइए आप लोग? इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना। तो इनका जो ग्रंथ था उसमें इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उन कवियों की जानकारी से ज्यादा संग्रह बन गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या था? आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था, ठीक है ना। मूल्यांकन मतलब कि आलोचनात्मक मूल्यांकन इन्होंने कम किया था, ठीक है ना। किसी गुणवत्ता और महत्व को जो परखने का जो ये होता है, उन्होंने कम किया था। वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं था, ठीक है ना, मतलब अध्ययन अधिक व्यवस्थित और तर्कपूर्ण नहीं था, ठीक है, तर्क जो होता है वो नहीं था, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का एक विशाल कवि कोश माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद क्या था? ग्रंथ था मिश्र बंधु जिन्होंने लिखा था, 3 भाई थे, जैसे कि मैंने नाम बताया, उनका जो ग्रंथ था वो था मिश्र बंधु विनोद। ये साहित्य का एक विशाल कवि कोश माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। जो महत्वपूर्ण इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, क्या सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार का नाम क्या था? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख ग्रंथ क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, ठीक है। और महत्व क्या था? इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनको हिंदी साहित्य इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रमुख विचार इनके क्या थे? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, अर्थात साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये इनके विचार थे। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो विशेषताएं क्या क्या थी? वैज्ञानिक इतिहास लेखन, ठीक है ना, वैज्ञानिक इतिहास लेखन था। साहित्य को समाज से जोड़ने का इन्होंने काम किया। आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और व्यवस्थित काल विभाजन प्रस्तुत किया, ठीक है। काल विभाजन जो इन्होंने प्रस्तुत किया वो 4 कालों में बेसिकली इन्होंने बांटा। आदिकाल 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 तक, और रीति काल 1700 से लेकर 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से आगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छा से देखिए। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे भी काल विभाजन के बारे में और नामकरण के बारे में। तो यही आएगा कि आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों आया और इनका विभाजन हुआ क्यों, नामकरण ऐसा क्यों हुआ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनकी जो विशेषताएं उसको थोड़ा और अच्छा से समझ लेते हैं। वैज्ञानिक इतिहास लेखन इसमें ज़्यादा था, मतलब कि क्या मतलब प्रमाण, तर्क और व्यवस्थित तरीके से इतिहास को इन्होंने लिखा। सामाजिक दृष्टिकोण था, सामाजिक साहित्य को समाज से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। काल का विभाजन किया, जैसे कि मैंने बता दिया, और आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, ठीक है ना, मतलब साहित्य को खूबियां और कमियां दोनों की चर्चा इन्होंने की, ठीक है ना। साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, उनका खूबियां और कमियां दोनों का किया, जो कि पहले के जो विद्वान हुए उन्होंने नहीं किया था। आलोचनात्मक मूल्यांकन और साहित्य को समाज से जोड़ने का काम पहले के विद्वानों ने नहीं किया था। वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं किया था। साहित्यिक इन्होंने जो काम किया वो पहले के जो इतिहासकार और पहले के जो विद्वान थे उन्होंने नहीं किया था, इसलिए इनको सबसे महत्वपूर्ण जो है इतिहासकार माना जाता है, ठीक है।
काल का विभाजन बता दें। अब कमियां क्या क्या थी, भक्ति काल को अधिक महत्व दिया, ठीक है ना, और रीति काल के अपेक्षाकृत कठोर मूल्यांकन, ठीक है, मतलब रीति काल की आलोचना कुछ अधिक की गई, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उसके बाद कौन हुए, उसके बाद हुए राम कुमार वर्मा, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ था वो क्या था, हिंदी साहित्य का आलोचात्मक इतिहास। समझ जा रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनके आगे जो आए उन्होंने आलोचात्मक काम किया, मगर सॉरी जो रामचंद्र शुक्ल है उनके आगे जो है, जैसे कि अभी हम लोग राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ रहे थे, इन्होंने भी आलोचात्मक, जो इनका तो आपका ग्रंथ का नाम से ही समझ में आ रहा है, आलोचात्मक इतिहास, ठीक है ना। तो इन्होंने भी आलोचात्मक जो है उन्होंने आलोचना की, जो भी रचनाएं थी उसकी, ठीक है, मगर सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने की, ठीक है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या थी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। आलोचना मतलब कि साहित्य को केवल प्रशंसा नहीं बल्कि इनकी कमियों पर भी विचार किया, ठीक है, और साहित्यिक गुणवत्ता का विश्लेषण किया, ठीक है। उसके बाद इतिहास और आलोचना का समन्वय किया, ठीक है। उसके बाद कौन हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख ग्रंथ क्या क्या था, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदि काल, जिसका कि प्रकाशन 1940 के दशक में हुआ, ठीक है ना। अब इसका अगर बात करें, विशेषताएं की बात करें, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, मतलब कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण का मतलब साहित्य को समाज की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली से जोड़ करके इन्होंने देखा। उसके बाद में भक्ति आंदोलन का नया विश्लेषण किया, मतलब गहराई से समझा, ठीक है ना। कबीर और नाथ संप्रदाय संत पर शोध किया इन्होंने, और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में साहित्य का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन, डॉक्टर नागेंद्र। इनका ग्रंथ क्या हुआ, ग्रंथ इनका क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पे छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा ना, ग्रंथ क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित, ठीक है ना। अब ये विशेषता क्या क्या थी, आधुनिक दृष्टिकोण था इनका, ठीक है ना, मतलब नए विचार और आधुनिक सोच के आधार पर साहित्य को ये देखा करते थे, ठीक है। उसके बाद सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यांकन इन्होंने किया, मतलब क्या है कि साहित्य की जो कलात्मक सुंदरता, भाषा की जो खूबसूरती और भाव की जो प्रभावशीलता है, उसको इन्होंने परखने का काम किया। फिर नवीन शोधों का समावेश किया, मतलब क्या हुआ, नई जानकारी और शोधों को शामिल किया और साहित्य को नई नजरिए से देखा, ठीक है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास ग्रसा दत्तासी से प्रारंभ होकर के शिवशंकर सेंगर, ठीक है, उसके बाद में जॉर्ज गियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र तक निरंतर होता रहा, ठीक है ना। इन सभी विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, ठीक है ना। तो अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, अगर उसको आपने अच्छे से सुना हो तो आपका 90% कंटेंट जो है, जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले, वो कवर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो इसको पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने लंबे साहित्यिक विकास को एक साथ समझना कठिन है, इसलिए विद्वानों ने हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों पीरियड्स में विभाजित कर दिया, और इस प्रक्रिया को काल विभाजन कहते हैं। और प्रत्येक काल को, है ना, प्रत्येक काल को उसकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, यानी कि उस समय क्या महत्वपूर्ण विशेषता थी उस काल की, ठीक है ना, उसके आधार पर जो नाम दिया गया उसे नामकरण कहते हैं। फिर आ गया आपका काल विभाजन का अर्थ। आपको समझ में तो आ गया, फिर भी हम और आगे इसको बता देते हैं अच्छे से। काल विभाजन का अर्थ क्या हो गया, काल प्लस विभाजन मिलके बना है काल विभाजन, ठीक है ना। काल का अर्थ हो गया आपका समय, और विभाजन का अर्थ हो गया आपका बांटना। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न खंडों में बांटना काल विभाजन कहलाता है। उसको अलग अलग समय के हिसाब से उसको भागों में बांट देना काल विभाजन कहलाता है, ठीक है ना।
अब आ जाता है काल विभाजन। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अध्ययन को सरल बनाने के लिए, क्या करने के लिए? अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। यदि 1000 वर्षों का जो साहित्य उसको एक साथ पढ़ाया जाए तो समझना कठिन होगा कि नहीं? यहाँ तो एक वर्ष का जो अपडेट हो रहा है, एक वर्ष का, उसको समझना मुश्किल हो रहा है। तो 1000 वर्षों का जो साहित्य है जो उसको एक साथ कैसे पढ़ा जा सकता है? ठीक है, इसलिए उसे अलग अलग भागों में बांटा गया। इसलिए उसे अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद आया क्या? साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए हर युग का जो साहित्य है उस अलग अलग युग में अलग अलग प्रधानता थी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक है ना, किसी युग में भक्ति प्रधान थी, किसी युग में वीरता प्रधान थी, किसी में श्रृंगार प्रधान था, किसी में राष्ट्रवाद प्रधान था। ठीक है ना, राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति, आपका जो राष्ट्रीय भावना वो प्रमुख था, वो प्रधान था। तो उसमें उस हिसाब से उसका विभाजन किया गया। ठीक है ना, इसलिए जरूरी था। फिर साहित्य के विकास को समझने के लिए, ठीक है, काल विभाजन से ये पता चलता है कि हिंदी साहित्य धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ, कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, उसके लिए जरूरत है। ठीक है, फिर आप आता है नामकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, जब किसी काल का नाम उसकी सबसे प्रमुख विशेषता के आधार पर रखा जाता है तो उसे नामकरण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे भक्ति प्रधान साहित्य है तो उसका नाम रखा गया भक्ति काल। आपका रीति और अलंकार प्रधान साहित्य है तो रीति काल। आपका आधुनिक विचार प्रधान साहित्य है तो आधुनिक काल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है विभिन्न विद्वानों द्वारा काल का इसका विभाजन। ठीक है ना, काल विभाजन हम लोग को पढ़ना है तो जो विभिन्न विद्वानों द्वारा जो काल विभाजन हो उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हम प्रीवियस टॉपिक में भी बताएं, ठीक है ना, इससे पहले जो टॉपिक पढ़े उसमें बताएं कि जॉर्ज गियर्सन ने सबसे जो प्रारंभिक प्रयास है जो उसको उन्होंने किया, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित काल विभाजन करने का प्रारंभिक प्रयास किन्होंने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। इन्होंने हिंदी साहित्य को विभिन्न युगों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है, योगदान पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि यानी कि इतिहास के नजरिए से देखने का काम जॉर्ज गियर्सन ने किया। ठीक है ना, उसके अलावा क्या है योगदान? हिंदी साहित्य के विकास को कर्मबद्ध यानी कि कर्मबद्ध मतलब कि सही कर्म के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। कमी क्या था? उनका काल विभाजन पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं माना गया, यानी कि उनका तर्क और प्रमाण पर आधारित नहीं था उनका जो काल विभाजन था। उसके बाद आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु भी मैंने बताया 3 भाई थे, आप जाकर के देख सकते हैं प्रीवियस टॉपिक। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से आप बैक करके देख लीजिए। इन्होंने भी साहित्य को वर्गीकरण करने का प्रयास किया, यानी कि अलग अलग श्रेणियों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्रित की। उसके बाद कमी क्या थी? वैज्ञानिक आधार पर अपेक्षाकृत कम था। ठीक है, उसके बाद आ जाता सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार और विद्वान। ठीक है, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्हीं का काल विभाजन अभी तक मान्य है और उसी को हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो हिंदी साहित्य में सबसे अधिक स्वीकृत काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने साहित्य को जनता की मानसिकता और प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित किया, यानी मानसिकता यानी कि उनका जो सोच और विचारधारा जो जनता के हैं उसके आधार पर, है ना, और प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित किया। तो शुक्ला जी का जो काल विभाजन है वो 4 भागों में बांटा, 4 काल में। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाता है? सबसे पहला आ जाता है आदिकाल, जो कि 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक था। फिर आ जाता भक्ति काल। भक्ति काल में आपका 1375 से लेकर 1700 तक। उसके बाद आ जाता आपका रीति काल 1700 से 1900 तक। और फिर आ जाता आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आगे अभी वर्तमान तक। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लेते हैं आदिकाल के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं काल विभाजन और जो जो काल हुआ 4 काल में बेसिकली बांटे रामचंद्र शुक्ल जी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल। तो आदिकाल है 1050 से जो 1375 ईस्वी तक। तो इसका नामकरण आदिकाल क्यों पड़ा? ठीक है, आदिकाल क्यों पड़ा? क्योंकि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग माना जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसका
इसे आदिकाल कहा गया। ठीक है, दूसरा काल क्या है, दूसरा नाम क्या है, वीरगाथा काल। शुक्ला जी ने इसका नाम वीरगाथा काल भी कहा था। ठीक है, क्यों वीरगाथा काल कहा गया, क्योंकि इस समय अधिकांश रचनाएं राजा और वीर योद्धाओं की वीरता पर आधारित थी। उनकी जो बहादुरी और जो पराक्रम, शौर्य और साहस तथा युद्धों पर आधारित थी। ठीक है ना। और प्रमुख विशेषता की बात कर लेते हैं तो वीर रस की प्रधानता, यानी कि राजपूत वीरों के युद्ध और पराक्रम का वर्णन था। बहादुरी और साहस की भावना जगाने वाला रस होता है वीर रस, उसी की प्रधानता थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आश्रयदाता की प्रशंसा। ठीक है, कभी अपने राजा की वीरता का गुणगान करते थे। ठीक है, जो आश्रयदाता कौन होता है, वो राजा या व्यक्ति जो कवियों को संरक्षण और सहायता देता है। ठीक है, तो उनका जो प्रशंसा करके वो लिखते थे। ठीक है ना, उस समय के कवि। युद्धों का वर्णन, युद्ध, साहस और बलिदान प्रमुख विषय थे। ठीक है ना, युद्ध और साहस से रिलेटेड विषय थे उस समय। और भाषा, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग उस समय किया जाता था। ये आपका विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रमुख कवि कौन कौन थे, चंद बदराई और जगनिक। और प्रमुख रचनाएं क्या थी, पृथ्वीराज रसो और आल्हा खंड। ठीक है, अब आ जाता है भक्ति काल आपका 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। नामकरण, इस युग में सबसे अधिक भक्ति साहित्य लिखा गया। ठीक है ना, सबसे अधिक भक्ति साहित्य लिखा गया, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली समय। स्वर्ण युग का अर्थ क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली समय। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय महान कवि और श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। ठीक है ना। और अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन था, सामाजिक असमानता थी, लोगों के बीच में भेदभाव था, जाति पाति की समस्याएं थी। उसके बाद में धार्मिक कट्टरपंथा थे, अपने धर्म को लेकर के सर्वोच्च मानना। ठीक है ना। इस परिस्थिति में संतों और कवियों ने प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया। ठीक है, अब प्रमुख विशेषता बात कर लेते, ईश्वर भक्ति। ठीक है, प्रमुख विशेषता में ईश्वर भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। उसके बाद आ जाता है मानवता और समानता। ठीक है ना, सभी मनुष्यों को समान मानना। सरल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग। और फिर समाज सुधार। ठीक है, समाज सुधार क्या हो गया, समाज की बुराइयों को जो था उसको दूर करने का प्रयास। और धार्मिक आडंबरों का विरोध, यानी कि दिखावा या फिर अनावश्यक धार्मिक जो कर्मकांड थे उसका विरोध किया गया। ठीक है, अब भक्ति काल की शाखाएं क्या क्या, तो निर्गुण भक्ति जो ईश्वर को निराकार माना गया। ठीक है ना, भक्ति काल को आपका जो शाखाएं है वो दो है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार माना गया, यानी कि बिना रूप और आकार का माना गया। ठीक है, प्रमुख कवि कौन हुए, कबीरदास और गुरु नानक देव। और सगुण भक्ति ईश्वर को साकार माना गया, यानी कि रूप और गुणों वाला माना गया। ठीक है, तो इसमें भी दो शाखाएं आती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में हुए तुलसीदास जी। ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा में हुए सूरदास और मीराबाई। कृष्ण भक्ति शाखा में हुए सूरदास और मीराबाई। ठीक है, उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। इसका नामकरण में रीति, अलंकार और काव्य शास्त्र का अधिक महत्व था, इसीलिए इसे रीतिकाल कहा गया। ठीक है, अब समझते हैं कि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रीति क्या होता है। जैसे रीति क्या होता है, उसके बाद अलंकार क्या होता है और काव्य शास्त्र क्या होता है। तो रीति का सामान्य अर्थ होता है ढंग, तरीका या शैली। ठीक है, और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है ना, जैसे गहने पहनकर व्यक्ति सुंदर लगता है, वैसे अलंकार से भाषा सुंदर और आकर्षक बनती है। इसलिए काव्य को जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है लास्ट में जैसे काव्य शास्त्र। जैसे कि अलंकार का अगर आप एक उदाहरण दे, तो जैसे ये चांद के समान, तो ये तुलना की गई,
तो ये उपमा अलंकार है। ठीक है, अलंकार होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। उसके बाद आता है काव्य शास्त्र। काव्य प्लस शास्त्र यानी कि कविता, और शास्त्र काव्य यानी हो गया कविता, शास्त्र यानी नियमों का ज्ञान। ठीक है ना, तो कविता के जो सिद्धांत, नियम और गुण दोषों का जो अध्ययन करने वाले शास्त्र है उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, यानी प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण से जुड़ा रस को श्रृंगार रस कहते हैं। उसके बाद नायिका भेद, यानी कि नायिका यानी कि स्त्री के विभिन्न प्रकारों का वर्णन और अलंकारों का प्रयोग, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बने, जैसे कि अभी हमने बताया उसका प्रयोग किया गया। उसके बाद काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया, कविता के जो निर्धारित नियम है उसका पालन किया गया। प्रमुख विशेषताएं रीतिकाल की ये थी। प्रमुख कवि कौन कौन से हुए? बिहारी लाल, कौन कौन से हुए? बिहारी लाल, केशव दास और भूषण। ठीक है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई? प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें तो बिहारी सतसाई और रसिक प्रिया। ठीक है, अब आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का नाम 1900 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक आधुनिक काल है। नामकरण इस काल में आधुनिक विचारधारा, विज्ञान, ठीक है, राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। राष्ट्रवाद यानी हो गया देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना हो गया समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं विशेषता। प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति जागरूकता, सामाजिक सुधार यानी समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास इस काल में किया गया लिख करके, और स्त्री शिक्षा पे, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया, लोकतंत्र और आधुनिक सोच, समान अधिकार और नई विचारधारा। ठीक है ना, इसको शामिल किया गया उस समय। और यथार्थवाद यानी जीवन के वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण किया गया उस समय आधुनिक काल में। ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, वर्तमान तक। तो क्या क्या विशेषताएं होगी? राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, स्त्री शिक्षा, लोकतंत्र और आधुनिक सोच। और प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। अब निष्कर्ष क्या है? हिंदी साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन के लिए काल विभाजन आवश्यक है। अनेक विद्वानों ने काल विभाजन का प्रयास किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन सर्वाधिक मान्य कहा जाता है। उनका जो हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया। इन कालों का नामकरण उनकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां के आधार पर किया गया, और ये काल विभाजन आज हिंदी साहित्य अध्ययन का आधार है। तो ये था हमारा टॉपिक। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए। और नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूंगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा है इसके लिए। ठीक है ना, सो थैंक यू ऑल। और